गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून सेटल हो जाइए फटाफट एंड वी कैन स्टार्ट। क्या डिस्कशन चल रहा था सर? कल कल हम लोगों ने बहुत बेसिक बातें ज्यादा की थी और सब्जेक्ट की बातें बहुत थोड़ी सी की थी, लेकिन आज हम मेनली बातें सब्जेक्ट की करने वाले हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका आज पहला दिन है। टुडे इज द फर्स्ट डे फॉर ऑल ऑफ यू गाइस ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कल क्या पढ़ाया था एक बार मैं बहुत बेसिक सा बता दूं। मैंने कल बताया था कि हम जो सब्जेक्ट चालू कर रहे हैं, व्हाट सब्जेक्ट आई विल बी टीचिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, जो 100 नंबर का ग्रुप 2 का सब्जेक्ट है आपका, 100 मार्क्स प्रैक्टिकल स्कोरिंग सब्जेक्ट। कल इस बारे में हमने बहुत सारी बातें की थी। आई टोल्ड यू कि कॉस्ट एग्जैक्टली होता क्या है, तो कल मैंने आप लोगों को एक छोटा सा पॉइंट लिखवाया भी था एग्जैक्टली कॉस्ट क्या है। तो बच्चे बोलते हैं सर कॉस्ट मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो मैं बोलता हूं नहीं यार, दिस इज नॉट राइट। कॉस्ट मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर कॉस्ट होती तब तो हमारे प्रोडक्ट में 100 रुपए की चीज जो आप खरीद रहे हो उसमें 30-40 रुपए का ही मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता। तो क्या कंपनी 60 रुपए का प्रॉफिट कमा रही है? नो। सो आई टोल्ड यू यस्टरडे कि आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट के अलावा इसमें सेलिंग कॉस्ट लगती है, इसमें एडवर्टीजमेंट कॉस्ट लगती है, इसमें मार्केटिंग कॉस्ट लगती है। मतलब एक प्रोडक्ट को बनाने से लेके उस प्रोडक्ट को बेचने तक का बहुत सारा खर्चा स्पेंड करते तब जाके हम प्राइस तक पहुंच पाते हैं। ये मैंने कल आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। इसके बाद मैंने आप लोगों को इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स कल बताना चालू किए थे। मैंने कल क्या बताया था कि हमारे कॉस्ट के इंक्लूजन्स क्या क्या हैं। तो सारे खर्चे ले लो जो जो एक प्रोडक्ट कॉस्ट में जोड़ने चाहिए, वो सब आपके इंक्लूजन्स के अंदर आएंगे। सवाल आता है एक्सक्लूजन्स में क्या क्या आएगा। तो नाउ वी हैव टू डिस्कस क्या चीजें कॉस्ट में नहीं जुड़ती। तो मैंने बोला था प्रोडक्ट से रिलेटेड सब चीजें जोड़ना। तो मतलब हम उन चीजों को नहीं जोड़ेंगे जो प्रोडक्ट रिलेटेड नहीं होगी, जिसका प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट कनेक्शन या इनडायरेक्ट कनेक्शन नहीं होगा, हम उनको एक्सक्लूजन में डालने वाले। मतलब ये वो चीजें हैं जो कंपनी कस्टमर से नहीं लेती है। कल मैंने एक टैगलाइन भी दी थी कि तेल कहां से निकलता है? दिल्ली में से। पर कुछ चीजें ऐसी है जो कस्टमर से नहीं ली जा सकती। कभी भी कंपनी कुछ ऐसी कॉस्ट है जो कस्टमर से नहीं लेता है। वो कॉस्ट कौन कौन सी, वो हमको समझना है और वही हम स्टार्ट कर रहे हैं यहां से। सबसे पहले आप नोट कीजिएगा, पहली कॉस्ट एक्सक्लूजन के अंदर जाएं तो जो सबसे पहली कॉस्ट निकल के आएगी वो लिखिए आप, एबनॉर्मल कॉस्ट। हम हमारी प्रोडक्ट में कभी भी एबनॉर्मल कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे। कभी भी एबनॉर्मल कॉस्ट हमारे प्रोडक्ट कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगी। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? द लॉजिक इज वेरी सिंपल। कोई कॉस्ट अबनॉर्मल है, पहले तो बताओ कोई कॉस्ट अबनॉर्मल क्यों होती है? चोरी हो गया या फ्लड आ गया या अर्थक्वेक आ गया, कैलेमिटी हो गई, इस कारण हमको कोई भी कॉस्ट एबनॉर्मल नेचर की होती है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉस्ट होती है। अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट को हम एबनॉर्मल कॉस्ट बोलते हैं। अब क्यों इस कॉस्ट को हम कभी भी प्रोडक्ट कॉस्ट में नहीं जोड़ते? इसका दो लॉजिक है। पहला तो ये कि आज लगी है, कल फिर से थोड़ी लगेगी। मान लो मेरे आग लगी तो आज आग लगी, रोज रोज तो लगेगी नहीं। तो अगर आज मैंने किसी चीज की कीमत बढ़ा दी क्योंकि मेरे आग लगी, तो कल क्या वापस कीमत गिरा दूंगा? मतलब आज जो कस्टमर खरीदने आएगा उसको बोलूंगा नहीं यार मेरे यहाँ कल आग लगी थी तो अब मैंने प्रोडक्ट महंगा कर दिया, 2 दिन में सारी कॉस्ट कवर हो जाएगी, फिर मैं वापस प्रोडक्ट को सस्ता कर दूंगा। पहली चीज, अगर आप ऐसा प्राइस फ्लक्चुएशन करोगे तो कस्टमर तो नाराज होगा ना, पहली चीज। दूसरा, एक और रीजन जो है क्यों एबनॉर्मल कॉस्ट नहीं जुड़नी चाहिए कॉस्ट के अंदर, वो है कि आपके कंपैटिटर के यहाँ पे कहां आग लगी, आपके कंपैटिटर के यहाँ पे कहां चोरी हुई। तो आज कंपैटिटर अभी भी प्रोडक्ट को कम प्राइस में बेच रहा है और आप प्रोडक्ट को ज्यादा प्राइस में बेचोगे क्योंकि आपके यहाँ पे लॉस हुआ, तो कोई आदमी आपके यहाँ से क्यों खरीदेगा? दो किराने की दुकानें हैं, एक किराने की दुकान में बेचने में पानी आ गया और एक में नहीं आया। जहां बेचने में पानी आ गया वहां की सारी शक्कर और जो सामान रखा था खराब हो गया। किराने की दुकान वाले ने बोला अब मैं शक्कर डबल कीमत में बेचूंगा क्योंकि मेरे यहाँ शक्कर का नुकसान हो गया। पास वाली कीमत वाला तो आज भी कम में बेच रहा है ना, तो कस्टमर किससे ले लेगा? पास वाले से ले लेगा। यू कांट चार्ज अबनॉर्मल कॉस्ट फ्रॉम योर कस्टमर। आप अगर एबनॉर्मल कॉस्ट कस्टमर से लेने जाओगे तो कंपैटिटर क्या करेंगे? प्राइस वहीं रखेंगे और डिमांड कंपैटिटर की बढ़ जाएगी, हमारी कम हो जाएगी। कोई भी कस्टमर हमसे लेना पसंद नहीं करेगा। वो बोलेगा यार मेरे को तो डायबिटीज हो गई, मेरे को खाना ही नहीं है शक्कर, मैं कहीं और जाके ले लूंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो पॉइंट ये है कि आई कांट चार्ज अबनॉर्मल कॉस्ट फ्रॉम माई कस्टमर। मैं अपने कस्टमर से कभी भी अबनॉर्मल कॉस्ट का पैसा रिकवर नहीं कर सकता। ये पहली इंपॉर्टेंट चीज है जो आप ध्यान रखिएगा। मोनोपोली में भी नहीं कर सकते, क्योंकि मोनोपोली में आज अगर आपने कॉस्ट बढ़ा दी एंड यस टुमारो यू विल रिड्यूस द कॉस्ट, बिकॉज मेरी आज एबनॉर्मल कॉस्ट लग रही है, कल नहीं लगेगी ना। तो ये बच्चा बोल रहा है कि सर, अंकित बोल रहा है कि सर मोनोपोली में तो हम कर सकते ना एबनॉर्मल कॉस्ट चार्ज, वहां भी नहीं कर सकते क्योंकि लॉन्ग टर्म कॉस्ट नहीं है। एक चोरी हुई और उस कारण कुछ नुकसान हो गया, अब आप इसके कारण कितना इंपैक्ट दोगे प्राइस पे? किसको दोगे? आज के कस्टमर को दोगे,
सर हमेशा के लिए दे देंगे, तो फिर तो ये तो मतलब कॉस्ट ही नहीं हुई ना, फिर तो आपने अपने प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा लिए। आज के कस्टमर को अगर आप इफेक्ट दोगे तो कल वापस प्राइस कम हो जाएगी। तो इवन मोनोपोली कंपनीज भी कभी ऐसे फ्लक्चुएशन नहीं करती है प्राइस का कि अपनी मर्जी पड़े जब बढ़ा लिया, अपनी मर्जी पड़े तब कम हो गया, वो नहीं करते हैं। वो लोग प्राइस को एक फिक्स ग्रोथ के साथ बढ़ाते हैं, इन्फ्लेशन के साथ बढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं करता है कि अपनी इच्छा हुई तब प्राइस बढ़ा ली और जब इच्छा हुई तब प्राइस को कम कर दिया। तो इसका मतलब मोनोपोली कंपनी भी एबनॉर्मल कॉस्ट को कभी भी कस्टमर से चार्ज नहीं करती है, कभी नहीं करती। हम कई सारी मोनोपोली कंपनी देखते हैं, आज बड़ी बड़ी ब्रांड देखते हैं, तो क्या अपनी मर्जी से कभी भी प्राइस बढ़ा देते हैं क्या? देयर इज ऑलवेज अ वैलिड रीजन टू इंक्रीज द प्राइसेस। Maybe the inflation, maybe there is war is going on, so raw material costs are expensive, or maybe there is demand of some kind of technology which is not easily available, then only the price are getting increased. But ऐसा नहीं होता है कि अपनी मर्जी पड़ी तो अभी भी प्राइस इंक्रीज कर दिए। मोनोपोली कंपनी भी ऐसा नहीं कर सकती है। दूसरा जो कॉस्ट हम कभी भी हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट में नहीं इंक्लूड करेंगे, ये लिखिए आप, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्यों नहीं आएगा? कोई मुझे बता पाएगा व्हाई इनकम टैक्स शुड नॉट बिकम पार्ट ऑफ कॉस्ट? सेल होगी तो इनकम होगी, यस, हाँ। तो हम तो सेल के खर्चे सारे जोड़ते हैं ना, लास्ट में टैक्स करेंगे। तो हाँ, और कुछ? इनकम तो अपनी है, डायरेक्ट टैक्स है, तो वही मैं बोल रहा हूँ, व्हाई वी आर नॉट एडिंग दिस। हाँ, डायरेक्ट है, किसी और पे बर्डन क्यों डाले? ओके, एक आ रहा है सर, इनकम तो अपनी है, पर्सनल नेचर है। ऑफ कोर्स ये सारे आंसर सही है, पर मैं इसको बहुत सिंपल भाषा में समझाता हूँ। मान लीजिए ये प्रोजेक्टर है, इस प्रोजेक्टर की कॉस्ट, जो कंपनी का प्रोजेक्टर है उससे कॉस्ट आई होगी मान लो 15,000 रुपए की, और ये प्रोजेक्टर कंपनी 30,000 रुपए में बेच रही है, एक एजम्पशन ले रहे हैं। 15,000 की चीज को कितने में बेच रहे हैं? 30,000 रुपीज में। इनकम टैक्स वाले बोलते हैं अच्छा तुम 15,000 की चीज को 30 में बेच रहे हो, 15,000 का प्रॉफिट कमा रहे हो, चलो इस 15,000 रुपए के ऊपर हमें टैक्स दो। हमने प्रोजेक्टर को बोला देख प्रोजेक्टर, तेरे कारण मुझे टैक्स लग गया, ये पैसे भी तू बियर करेगा। प्रोजेक्टर बोलता है 1 मिनट, मैं कितने में बना? 15 में, बेचो मुझे 15 में। क्या बोला? बेचो मुझे 15 में, इसके बाद टैक्स लगे तो मैं भुगतूंगा। लेकिन तुमने तुम्हारे प्रॉफिट के कारण ये टैक्स दिया है, ये मेरा नहीं तुम्हारा किया धरा है, मैं क्यों इसका पैसा भुगतूं? प्रोडक्ट बोलता है आपने 15,000 की कोई चीज बनाई, आप बेचो ना कस्टमर को 15,000 में, उसके बाद टैक्स लगे तो मानूंगा मेरा है कि बेचने का खर्चा लगा। लेकिन ये तो आपने प्रॉफिट ऐड किया है, उसके ऊपर इनकम टैक्स ले रहा है सरकार आपसे। ये प्रॉफिट मेरा है कि आपका है? ये प्रॉफिट प्रोजेक्टर का है कि ओनर का है? ओनर का है, तो इसका टैक्स भी कौन भुगतेगा? ओनर ही भुगतेगा। कस्टमर को क्या मिल रहा है इसमें? कस्टमर को तो 15,000 की चीज ही मिल रही है ना, आपने अपनी तरफ से रिसोर्सेज और रिस्क और ब्रांड और इन सब के लिए 15,000 रुपए का प्रॉफिट जोड़ दिया। पर अल्टीमेटली ये जो प्रोजेक्टर है, ये प्रोजेक्टर, एक सेकेंड, ये अल्टीमेटली प्रोजेक्टर जो है ये बना तो 15,000 में ना, तो इसके ऊपर जो भी प्रॉफिट ऐड करेंगे उसके ऊपर लग रहे इनकम टैक्स का बर्डन भी ओनर के ऊपर ही आएगा, क्योंकि ये सारा प्रॉफिट भी रखेगा कौन? ओनर ही रखेगा। तो इसीलिए इनकम टैक्स कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता है। नाउ वन मोर थिंग इज, सर व्हाट अबाउट गुड्स वाले टैक्सेस? अब इंडिया में दो मेन गुड्स के टैक्सेस चलते हैं, दो मेन है, एक होता है इंपोर्ट के केस में कस्टम ड्यूटी, और एक होता है सेल करने के केस में जीएसटी। दो के बारे में आपने नाम सुना होगा। इंपोर्ट करते हैं तो जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है उसको हम क्या बोलते हैं? कस्टम्स बोलते हैं, कस्टम्स, कस्टम ड्यूटी। और एक होता है जब हम लोकल माल बेचते हैं तो उस केस में क्या लगता है? जीएसटी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज इज कि वेदर, चलो एग्जाम्पल के फॉर्म में समझ लेते हैं कि मैंने एक रॉ मटेरियल खरीदा 1 लाख रुपए का, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी है 25,000 की, और जीएसटी लग रहा है 10,000 रुपए का। ऐसे करके वो चीज 1,35,000 रुपए की मुझे पड़ रही है। जो रॉ मटेरियल मैंने परचेज किया 1 लाख का है, उस पर कस्टम ड्यूटी है 25,000, उस पर जीएसटी है 10,000, ऐसे करके 1,35,000 रुपीज का कोई सामान मुझे पड़ रहा है। अब सवाल आता है कि इसमें रॉ मटेरियल के ऊपर जो मैं टैक्सेस दे के आ रहा हूं, इन टैक्सेस को मुझे कॉस्ट में, मतलब मैं रॉ मटेरियल 1 लाख का मानूं कि मैं, देखो तीन ऑप्शन है, या तो ये मानो कि जो दोनों टैक्स है कॉस्ट है ही नहीं, और रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी मान लो? 1 लाख, ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कि आप रॉ मटेरियल की कॉस्ट में सिर्फ कस्टम ड्यूटी जोड़ी और कितना मानी है? 1,25,000। और तीसरा ऑप्शन है कि आप रॉ मटेरियल की कॉस्ट में तीनों जोड़ी और कितना मानी है? 1,35,000।
तीन ऑप्शन है कि 1 लाख मानू, 1,25,000 मानू कि 1,35,000 मानू, कितना कॉस्ट में रॉ मटेरियल का मानू। अब इसमें एक सिंपल सी बात आप लोग ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए लिसन वेरी केयरफुली। जीएसटी की गवर्नमेंट क्रेडिट दे देती है, इसको रिबेट भी बोलते हैं और इसको आईटीसी भी बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। नाम सुना होगा आपने पहले, जीएसटी रिबेट, जीएसटी का आईटीसी, जीएसटी की क्रेडिट। पर ये होता क्या है सर, आज तक हमको इतने अच्छे से समझ में नहीं आया। हमको थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, हम न्यूज़पेपर में देखते थे, थोड़ा थोड़ा क्लियर होता है कि सर कुछ रिबेट विबेट होती है, कुछ क्रेडिट होता है, कुछ आईटीसी होता है, पर एग्जैक्टली हमको समझ में नहीं आया कि रिबेट क्या होती है, ये क्रेडिट क्या होता है, ये आईटीसी क्या होता है। लेट्स टेक ए वेरी सिंपल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस, शायद आपको पूरी बात एक बार में समझ में आ जाए। देखिए, मैं मेरे एग्जाम्पल ले लेता हूं। मैंने आप लोगों से फीस ली, मान लीजिए मैंने आप लोगों से 1,00,000 रुपीज की फीस ली और उस पर जीएसटी है 18,000 रुपए का, 18,000 रुपीज। अभी आप नाटा एकेडमी की फीस भरेंगे या भर रहे होंगे, तो आप देखना आपकी रसीद में जो भी आपका टोटल बोध ग्रुप का फीस आएगा, उसमें कम से कम 10-11 हजार रुपए का जीएसटी शामिल है। मतलब आप गवर्नमेंट को, नाटा एकेडमी को जो भी फीस दे रहे हो, उसमें 10,000 रुपए सिर्फ किसको जा रहे हैं, गवर्नमेंट को जा रहे हैं। तो अगर हमको आप 60 दे रहे हो तो हमें 85 मिल रहे हैं, अगर आप हमको 55,000 दे रहे हो तो हमको 45,000 रुपए मिल रहे हैं। 18% का जीएसटी शामिल है आपकी फीस के अंदर, जो हमारी पॉकेट में नहीं आता है, गवर्नमेंट की पॉकेट में जाता है। तो ऐसे ही मैंने आपसे फीस ली 1,18,000। इस 1,18,000 रुपए में 1 लाख रुपए तो मेरे हैं और 18,000 रुपए मैंने गवर्नमेंट की फीस, गवर्नमेंट के जीएसटी के नाम से आपको फीस ले लिया, 1,18,000 रुपए आपसे फीस ली। ठीक, अब मेरी बात सुना। पढ़ाने के लिए मैंने एक आईपैड खरीदा, और वो आईपैड मान लीजिए खरीदा है 72,000 रुपीज का, और उसमें 10,000 रुपए का जीएसटी शामिल है। ऐसे करके आईपैड मुझे कितने का पड़ा, 82,000 का। ये मैंने किससे खरीदा, एप्पल से खरीदा। एप्पल का बिल है, एप्पल ने मुझसे 82,000 लिए होंगे, जिसमें 72,000 रुपीज का तो आईपैड का प्राइस है और 10,000 रुपए उसमें जीएसटी शामिल है। ऐसे करके आईपैड की एमआरपी बनी 82,000। मैंने 82,000 रुपीज सामने वाले को पे भी कर दिया जी, एप्पल वाले को दे दिए। वो 10,000 रुपए जीएसटी भी एप्पल वालों को दे दिए, जो गवर्नमेंट को दे देंगे। गॉट इट, बहुत बढ़िया। अब कहानी क्या है सुनना। गवर्नमेंट ये बोलती है कि हम जीएसटी में डबल टैक्सेशन नहीं होने देंगे। मतलब किसी चीज पे अगर तुम टैक्स दे चुके हो तो हम उसे डबल वापस से तुमसे नहीं लेंगे। ये गवर्नमेंट का बेसिक प्रिंसिपल है कि एक चीज पे एक ही बार टैक्स लगना चाहिए, एक ही चीज पे दो दो बार टैक्स नहीं लगना चाहिए। अब मुझे एक चीज बताओ, तेल तो तिल्ली में से निकलता है, ये आईपैड का पैसा अल्टीमेटली मैं कहां से लूंगा, आपसे ही लोगे। क्योंकि मुझे बताओ, ये आईपैड यूज कहां कर रहा हूं मैं, पढ़ाने के लिए कर रहा हूं। तो बताओ इस आईपैड का पैसा अल्टीमेटली मैं किससे लूंगा, इन द फॉर्म ऑफ डिप्रिसिएशन और वॉट एवर इज द फॉर्म। हम उसकी बात नहीं करें कैसे लूंगा, वो फीस में जोड़ के लूंगा। पर मुझे बताओ अल्टीमेटली पैसा किससे लिया जाएगा, आईपैड का आपसे लिया जाए। मैं कहां से दूंगा ये पैसा बताओ, अपनी जेब से लगा के दूंगा कि आपकी जो फीस आ रही है उसमें से दूंगा, आपकी जो फीस आ रही है उसमें से दूंगा। मतलब मैं मान सकता हूं कि 1 लाख रुपए में 72,000 रुपीज का आईपैड शामिल होगा, 82,000 रुपीज का आईपैड या 72 वॉट इज द अमाउंट शामिल होगा, हाँ या ना। अब मैंने जब इस 1 लाख रुपए के ऊपर आपसे फीस ली, तो बताओ इस 1 लाख का मैं ब्रेकअप करूं तो इस 1 लाख में मैं बोल सकता हूं 72,000 तो आईपैड के, और बाकी अमाउंट 28,000 है। यस, मैं 1 लाख जो आपसे फीस ले रहा हूं उसी में से तो आईपैड खरीद के पढ़ा रहा हूं। तो मैंने जो 1 लाख रुपए फीस ली उसमें बताओ 72,000 रुपीज आईपैड के शामिल है कि नहीं है, है। और 28,000 रुपए और किस चीज के मैंने प्रॉफिट के लिए होंगे, चलो 28,000 रुपए मेरा प्रॉफिट, और मैंने 72,000 का आईपैड का पैसा आपकी बैच से रिकवर कर लिया। अब सवाल ये आता है कि अगर मैं 1 लाख रुपए के ऊपर जीएसटी वापस पे कर रहा हूं, तो बताओ 72 के ऊपर दो बार जीएसटी पे हो गया कि नहीं हो गया, सोच के बताओ। 72 के ऊपर दो बार जीएसटी पे हो गया कि नहीं हो गया, कैसे हो गया दो बार। एक बार तो मैं बताऊं यहां पे दे चुका हूं जीएसटी, और एक बार जब मैं यहां पे 72 जोड़ रहा हूं और उस पर 18% जीएसटी दे रहा हूं, तो बताओ यहां पे डबल बार जीएसटी पे हो गया कि नहीं हो गया। गवर्नमेंट बोलती है हम ऐसा नहीं करने देंगे। अगर अगर आप पे वापस जीएसटी लग रहा है, अगर आप पे वापस जीएसटी मेरे पे लग रहा है ना, मैं अब आगे आपको पढ़ा रहा हूं, तो बताओ मेरे पे जीएसटी गवर्नमेंट मांगने आ रही कि नहीं आ रही, मेरे से आ रही है। तो बताओ मेरे ऊपर वापस जीएसटी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है। गवर्नमेंट बोलती है अगर आप पे वापस जीएसटी लग रहा है तो आप
भरे हुए जीएसटी को हमसे वापस ले लेना। और हमसे वापस कैसे ले लेना सुनना। हमसे वापस कैसे ले लेना सुनना। बताओ मुझे आपकी फीस पे कितने रुपए का जीएसटी भरना आ रहा है? 18,000। लेकिन मैं बोलूंगा कि सरकार, इस 18,000 में जो चीजें शामिल हैं, 18,000 में जो जो चीजें मैंने जोड़ी है, जो भी खर्चे मैंने किए हैं, उन पे मैं ऑलरेडी 10,000 रुपए आपको दे चुका हूं। तो अब मैं आपको 8,000 रुपए ही दूंगा। मतलब मैं बताऊं हुआ क्या? इधर देखना, मुझे देखना इधर, मेरी यहां पे ऑनलाइन वाले बच्चों को भी दिख जाए। ये मेरी दो पॉकेट्स, आप मुझे देखिएगा। इस जेब से 10,000 रुपए का टैक्स गया था जब मैंने आईपैड खरीदा। गया? गया। यहां तक क्लियर? ठीक। इस जेब में मेरे पास 18,000 रुपए का जीएसटी आया। किससे आया जीएसटी? आपकी फीस से आया। पता है मैं गवर्नमेंट को क्या बोलूंगा? रुको, यहां से मैं 10,000 रुपए निकाल के इस जेब में रख दूंगा। पहले बताओ इस जेब से कितने गए? मतलब इस जेब में लिख दूं -10। मार्कर नहीं तो मैं लिख देता अभी आपको समझाने के लिए। इस जेब से क्या लिख दूं? -10। इमेजिन कर लेना यहां कितने हैं? -10। इधर कितने आए? +18। +18 में से मैंने उठा के 10 निकाले और कहां रख दिए? इधर रख दिए। अब बताओ इस जेब में कितने बचे? ये मैं किसको दे दूंगा? और ये जो 10 है ये मेरी जेब में ही रह जाएंगे। अब बताओ मेरी इस जेब में कितने पैसे थे? पहले बताओ इस जेब में कितने पैसे थे? नहीं नहीं, पहले कितना था? पहले इस जेब में बताओ कितना था? -10। लेकिन मैंने क्या किया इस जेब से? 10 निकाल के इधर रख दिए। तो बताओ इस जेब में कितना? 0। अरे कितना गया था पहले बताओ, कितना चला गया था? 10। और वापस कितना आ गया? तो इस जेब से कितना? 0। मतलब मैं बोल सकता हूं कि आईपैड पे जो 10,000 का टैक्स भरा था मैंने, वो अल्टीमेटली मेरी जेब में वापस आ गया। बताओ आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? कहां से आया? आपसे आया। कहां से आया? आपसे आया। कैसे आपसे आया बताओ? आपने जो 18 भरे थे उसी में से तो मैंने 10 रख लिए। नहीं समझ में आया? मैंने आईपैड के कितने दिए थे? 10। और वो 10 कहां से एडजस्ट कर लिए? आपके 18 में से। गवर्नमेंट को कितने पे किए? 8। अब मुझे बताओ ये आईपैड के जो 10,000 रुपए मैंने जीएसटी के भरे थे वो मेरी जेब में वापस आ गए कि नहीं आ गए? आ गए। मतलब मुझे आईपैड 82 का पड़ा कि 72 का पड़ा? यस और नो? ये फायदा है मुझे जीएसटी क्रेडिट लेने का। मैं कुछ भी चीज खरीदूं आपको पढ़ाने के लिए, मुझे आप लोगों से सस्ती पड़ती है। मैंने मेरा फोन खरीदा है क्योंकि फोन भी हम बिजनेस यूज दिखाते हैं, क्योंकि फोन से हम बहुत सारी चीजें क्लास में करते हैं। तो फोन इज ऑल्सो माई बिजनेस एसेट एंड दैट्स वाई ये फोन जो मार्केट में 80,000 का मिलता है मुझे 65 का पड़ा था पहले दिन ही। उसमें मैंने एचडीएफसी का 4,000 का कैशबैक और ले लिया, 62 का पड़ा था। क्यों? क्योंकि मुझे इसके ऊपर 12-13 हजार रुपए की जीएसटी की रिबेट मिल गई थी। मैंने आईपैड 90,000 का था पर मुझे 72 का ही पड़ा। क्यों? क्योंकि मुझे 18,000 रुपए की जीएसटी की रिबेट मिल गई थी। रिबेट किस बात की मिल गई सर? क्योंकि अल्टीमेटली ये सारा पैसा मैं आपकी फीस में जोड़ के आपसे ले रहा हूं और उसके ऊपर सरकार मुझसे जीएसटी ले रही है। सरकार बोल रही तुम दो दो बार टैक्स थोड़ी दोगे। जब तुमने आईपैड का पैसा फीस में जोड़ रखा है, मतलब इस 1 लाख में तो 72,000 आईपैड के ही ना। हाँ सर। तो फिर तुम 72,000 के ऊपर वापस टैक्स दे रहे हो क्या? हाँ सर। तो एक काम करो, पुराना लिया हुआ टैक्स से एडजस्ट कर ले, वापस मत दे। मतलब आपको डबल टैक्सेशन ना आए, इसके लिए गवर्नमेंट ये बोलती है कि खरीदे हुए माल पे दिया हुआ टैक्स बेचे हुए माल पे मिले हुए टैक्स से एडजस्ट कर लेना और जो बच जाए वही गवर्नमेंट को देना। नहीं समझे मैंने क्या बोला? लाइन बोलो, क्या बोला मैंने? लाइन, खरीदे हुए माल पे दिया हुआ टैक्स बेचे हुए माल के लिए हुए टैक्स से सेट ऑफ कर दो और जो बचा हुआ पैसा है वही गवर्नमेंट को दो। सेट ऑफ करने से क्या होगा? खरीदे हुए माल पे दिया हुआ टैक्स वापस अपनी जेब में आ जाएगा, वापस अपनी
जेब में आ जाएगा? बताओ, आईपैड का टैक्स गया लेकिन वापस मेरी जेब में आ गया कि नहीं आ गया? बताओ, ऑनलाइन सारे बच्चे बताओ, जो आईपैड पे टैक्स दिया वो वापस मेरी जेब में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। मतलब अल्टीमेटली 10,000 जो टैक्स के नाम पे गए थे वो वापस मेरी जेब में आ गए, मतलब अल्टीमेटली मेरी जेब से गए नहीं। इसका मतलब रॉ मटेरियल के ऊपर भरे हुए टैक्स की क्रेडिट मिल जाती है, जीएसटी की क्रेडिट मिल जाती है। और अगर जीएसटी क्रेडिट मिल जाती है तो उस टैक्स को आपको कॉस्ट मानना ही नहीं है, क्योंकि वो पैसा आपकी जेब से गया जरूर था लेकिन आपकी जेब में वापस आ गया, तो इसे कॉस्ट नहीं माना जाएगा। आप तो प्रैक्टिकली बता दो, आप आईपैड कितने का पड़ा मुझे प्रैक्टिकली बताओ, 82 का कि 72 का? सर वो 10,000 जो जीएसटी के भरे थे वो क्या हुए, वापस आ गए कि नहीं आ गए? कहां से आ गए? आपसे आ गए। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ इस आईपैड में आपने भी कंट्रीब्यूशन दिया है? लाइए दीजिए, बहुत बड़े पढ़ा रहे हैं, उतना ही कंट्रीब्यूशन दिया है कि पढ़ाने में काम आ जाए, देने लायक नहीं दिया है ना? 18% ही दिया है, बाकी 82% तो मैंने दिया है, तो यूज तो मैं ही करूंगा, तुम सिर्फ पढ़ोगे यहां देखोगे। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि 82% मैंने दिया है, 18% आप लोगों ने दिया है इस आईपैड का पैसा। क्योंकि जो भी आईपैड की फीस आएगी, जो भी आईपैड की कॉस्ट होगी, उसमें जो जीएसटी लगा हुआ होगा, वो जीएसटी में आपकी फीस के मिल रहे टैक्स से एडजस्ट करूंगा और गवर्नमेंट को बचा हुआ पैसा ही वापस गवर्नमेंट को दूंगा। और ये हर बिजनेसमैन अपने यहाँ यूज होने वाले हर रॉ मटेरियल के लिए करता है। जीएसटी की क्रेडिट मिलती है रॉ मटेरियल के ऊपर, यूज बिजनेस में यूज होने वाले मटेरियल्स के ऊपर। आज नाटा एकेडमी ने एसी खरीदा है, आप ये एसी घर के लिए खरीदोगे तो 60,000 का पड़ेगा, लेकिन हमें एसी 48,000 का ही पड़ा है, 49,000 का ही पड़ा है, क्योंकि इस एसी के ऊपर भी 10 से 11,000 रुपए लग रहे हैं जीएसटी की, हमको क्या मिल चुकी है? क्रेडिट। ये जो कैमरा है, ये कैमरा आप खरीदोगे घर के लिए क्योंकि आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो और आपको वापस टैक्स नहीं लगना, आपको वापस टैक्स नहीं, आप कंज्यूमर हो, आपको वापस आगे टैक्स नहीं लगना, इसलिए आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी। क्रेडिट उनको मिलेगी जिनको आगे जाके वापस टैक्स लग रहा है। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था? शुरू में मैंने बोला था गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? डबल टैक्सेशन ना हो। और डबल टैक्सेशन ना होगा कैसे पॉसिबल है? जब आगे लग रहे टैक्स से पुराने टैक्स को एडजस्ट कर दिया जाए, तो 2 बार टैक्स नहीं लगा, पुराना वाला वापस आ गया। इतनी सिंपल बात है। अरे आप एक गेट पे गए, आपसे 10 रुपए लिए, अगले गेट पे आपको बोला 15 दो, तो आपने बोला अरे क्या बात हुई, 2 बार क्यों लोगे, एक गेट पे 10 दे दी ना, तो उन्होंने बोला ठीक है 10 रुपए वापस ले लो, 5 और दे दो, तो आपको डबल कहां लगा? आपको जो लगे हुए 10 थे वो तो आपको वापस दे दिए ना। तो जो लगा हुआ टैक्स से रॉ मटेरियल पे वो वापस आ जाता है अगर आप गुड्स को रीसेल कर देते हो तो। दिस इज कॉल्ड जीएसटी क्रेडिट। कितना सिंपल है सर, हम तो 11वीं से सोच रहे थे क्या है ये, क्या है ये, क्या है ये, अभी तक कभी समझ ही नहीं आया हमको। बस अखबार में पढ़ते थे जीएसटी का कुछ आईटीसी होता है, जीएसटी कुछ रिबेट होती है, जीएसटी का कुछ क्रेडिट होता है, कुछ वापस आता है, पर आज तक समझ में नहीं आया वापस आता कैसे है। पहले बताओ, अभी समझ में आया कि नहीं आया वापस कैसे आता है? अब समझ में आया? तो अब मुझे बताओ आप क्या बोलोगे, क्या चीज कॉस्ट में एक्सक्लूड होगी? जीएसटी। जीएसटी कॉस्ट में नहीं इंक्लूड होगा, शर्त यह है कि उसके ऊपर क्या लोगे आप? आईटीसी। अगर आपने उसके ऊपर आईटीसी अवेल की है, रिबेट अवेल की है, तो फिर जीएसटी को कॉस्ट में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। पर आपको बता दूं ये एडवांटेज कस्टम ड्यूटी के साथ नहीं है, क्योंकि कस्टम ड्यूटी जानबूझ के बॉर्डर पे लगाई जाती है सामान को महंगा करने के लिए। अगर आप कस्टम ड्यूटी की भी रिबेट दे दोगे तो फिर तो सामान महंगा हो गई नहीं। आज अगर मैं इंपोर्ट करूं आईपैड और उस आईपैड पे 25,000 रुपए का टैक्स भर के आ जाऊं और सरकार बोले 25,000 रुपए बच्चों की फीस में एडजस्ट कर लेना, तो मेरे लिए तो बस एक ही बात है, फिर लोकल खरीदो इंपोर्ट करूं, क्योंकि मेरे को तो वहां भी इतने का ही पड़ेगा। भरी हुई 25,000 की ड्यूटी वापस मेरी जेब में आ जाएगी इंपोर्ट करने पे भी। नहीं, इंपोर्टेड सामान हमेशा महंगा होता है। क्यों महंगा होता है? क्योंकि उसके ऊपर कभी भी भरे हुए टैक्स की क्रेडिट नहीं मिलती, वहां पे डबल टैक्सेशन होता है। और दैट्स व्हाई द आइटम्स व्हिच वी आर इंपोर्टिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया इज ऑलवेज एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू द डोमेस्टिक गुड्स। क्यों होता है? सरकार चाहती भी है। आज अभी आप देख रहे हो यूएस और इंडिया और चाइना और में टैरिफ वॉर चल रहा है, ट्रम्प का पढ़ रहे हो टैरिफ टैरिफ? सर हमने पढ़ा पर समझ कुछ नहीं आया, नहीं आया समझ में। मैं आपको बता दूं ट्रम्प के आने के बाद क्या हुआ। इंडिया जो है किसी भी इंपोर्टेड सामान पे 30% तक की इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है, जबकि यूएस 5-7% लगाता है। तो ट्रम्प का बोलना है यार ये तो उल्टा काम है, मैं तुम्हारे यहां सामान भेजूं तो तुम उसे महंगा करने के लिए 30% की ड्यूटी लगा दोगे, और तुम मेरे यहां सामान भेज रहे हो तो मैं उसके ऊपर 5% ही लगा रहा हूं। तो ट्रम्प ने बोला नहीं, तुम जितना लगाओगे मैं उतना लगाऊंगा। मतलब यूएस वाले भी इंडिया या चाइना से जा रहे सामान पे 20 से 30% तक की कस्टम ड्यूटी लगाना चाहते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं बराबर होना चाहिए।
मैं तुम्हारे यहाँ सामान भेज रहा हूं तो तुम बॉर्डर पे लगा रहे हो 30%, और तुम्हारे यहाँ से मेरे यहाँ सामान आ रहा है तो मैं लगा रहा हूं 8%। तो ट्रम्प को ये बात थोड़ी जायज नहीं लग रही है। पर ये सालों से ट्रेडिशन यही चला आ रहा है कि यूएस कम ड्यूटी लगाता है, क्योंकि यूएस में मैन्युफैक्चरिंग उतनी नहीं होती, बाहर से आता है सारा सामान। यूएस इज मोर लाइक सर्विस वाला कम ज्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपेंसिव है। तो चाइना और इंडिया सारा एक्सपोर्ट करता है यूएस में, तो जनरली ड्यूटीज बहुत कम होती है यूएस के अंदर। लेकिन अब इसका इंपैक्ट क्या आएगा, आप समझ में आ रहा है? जैसे यूएस में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ेगी, बताओ क्या होगा? एक्सपोर्ट्स कम होंगे। एक्सपोर्ट्स कम होंगे तो यूएस के डोमेस्टिक प्रोडक्ट ज्यादा बिकेंगे, तो बताओ इंडियन और चाइनीज प्रोडक्ट का क्या होगा? कम सेल होंगे। तो अल्टीमेटली डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो फिर उससे सेल भी गिरेगी, सेल गिरेगी तो ग्रोथ भी गिरेगी। दैट्स वाई अभी शेयर मार्केट भी गिर रहा है, क्योंकि शेयर मार्केट बोल रहा है अगर ट्रम्प पगला आ गया, और ट्रम्प आ ही चुका है, वो अगर उस पगले ने लगा दी कस्टम ड्यूटी 25-30% की और इंडिया पे भी लगा दी, तो अल्टीमेटली हमारे यहाँ के एक्सपोर्ट्स को बहुत बड़ा इंपैक्ट हो जाएगा। तो पर वो ट्रम्प का बोलना भी मुझे गलत नहीं लगता है कि जब तुम हमारे ऊपर 30 लगा रहे हो तो हम तुम्हारे ऊपर 30 क्यों नहीं लगाए? जैसे को तैसा होना चाहिए, तू लगा 5, हम भी 5 लगाएंगे। तो ट्रम्प का ही बोलना सही सही है कि यार तुम 30 लगा रहे हो, हम क्यों ऊपर लगाए 5, हम भी 30 लगाएंगे। तुम चाहते हो कि तुम्हारे देश का प्रोडक्ट बिके, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे देश का प्रोडक्ट बिके। तो उसका भी बोलना कोई गलत तो है नहीं। उन यूएस अमेरिकन के लिए तो सही है, यूएस के एंगल से दुनिया के लिए खराब है, लेकिन यूएस के एंगल से तो सही बोल रहे हैं ना, वो उसके देश के एंगल से सही बोल रहा है कि यार तुम इतना लगा रहे हो तो हम क्यों नहीं लगाएंगे। लेकिन इसका इंपैक्ट इंडिया और चाइना पे थोड़ा सा नेगेटिव आ सकता है। एक ही पॉजिटिव बात है इसमें, अगर ट्रंप ऐसा करे कि इंडिया पे कस्टम ड्यूटी कम लगाए और चाइना पे ट्रंप थोड़ी सी नरमी दिखा दे इंडिया पे, और इंडिया पे कस्टम ड्यूटी कम लगाए और चाइना पे, तो इंडिया को उसका डबल एडवांटेज मिलेगा। बताओ डबल एडवांटेज क्या मिलेगा? चाइना का सारा सेल अब किसके पास आ जाएगा? ये पॉसिबिलिटी बनती है, जिसको लेके एक पॉजिटिविटी है कि अगर ट्रंप थोड़ी सी नरमी दिखा दे इंडिया पे और इंडिया के टैरिफ्स कम करे और चाइना के टैरिफ्स बढ़ा दे, तो उस केस में फिर इंडिया को एडवांटेज मिल सकता है। वो एक चांस है। अगर वो नहीं हुआ तो मार्केट और खराब हो जाएगा, लेकिन अगर हुआ तो शायद मार्केट पॉजिटिव साइड में भी वापस जा सकता है। वो तो चलो ठीक है, प्रैक्टिकल बात हो गई। हम यहाँ पे इससे समझ रहे हैं कि कस्टम ड्यूटी कभी भी क्रेडिट के फॉर्म में नहीं आती। अरे कस्टम ड्यूटी क्रेडिट मिल रही होती तो लोगों को क्या तकलीफ थी, कितनी भी लग जाए, क्योंकि जितनी लगेगी उतनी वापस आ जाएगी ना। कस्टम का कभी क्रेडिट नहीं मिलता है, हमेशा क्रेडिट सिर्फ किसका मिलता है? जीएसटी का ही क्रेडिट मिलता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब ऐसे चुप रह के समझेंगे ऐसे करके, बिल्कुल हाँ बिल्कुल ऐसे बोलना भी तो पड़ेगा ना क्लास के अंदर। आप कम बोलते हो, मतलब ऐसे जनरली कम बोलते हो कि ज्यादा बोलते हो? डिपेंड्स डिपेंड्स। तो अपने को यहाँ पे डिपेंड्स में बता दूं क्या करना है, ज्यादा बोलना है ना? तो अपने को ज्यादा बोलना है, मतलब क्लास में बोलते रहना है, बोलते रहना है, बोलते रहना है। तो जल्दी बताओ किस चीज की मैम बताएगी? व्हाट्स योर नेम मैम? अंजलि बताएगी मेरे को कि किस चीज को कॉस्ट में जोड़ू और किस चीज को कॉस्ट में ना जोड़ू। जीएसटी को कॉस्ट में नहीं जोड़ेंगे, क्यों नहीं जोड़ेंगे अंजलि? उसमें क्रेडिट मिल जाता है। और कस्टम ड्यूटी को जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे कस्टम ड्यूटी को कॉस्ट में? क्योंकि उसकी क्रेडिट नहीं मिलती है। बिल्कुल सही बोला आपने। तो चलो इसको भी नोट कर लेते हैं। सबसे पहले अपन लिखिए, हम लोग इंक्लूजन में लिखेंगे कस्टम ड्यूटी, क्योंकि कस्टम ड्यूटी की क्रेडिट नहीं मिलती है, तो इसे हम इंक्लूजन में लिखेंगे। और एक्सक्लूजन में लिखेंगे जीएसटी, और ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि इसकी आईटीसी अवेलेबल होती है। आईटीसी का फुल फॉर्म है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट मतलब रॉ मटेरियल पे क्रेडिट मिलना, इनपुट टैक्स मतलब रॉ मटेरियल पे दिए गए टैक्स की क्रेडिट मिलना। तो इनपुट मतलब हम उसको रॉ मटेरियल के फॉर्म में देखते हैं ना, इनपुट, इनपुट इज ऑलवेज रॉ मटेरियल, सो द नेम इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट मतलब रॉ मटेरियल पे दिए गए टैक्स की क्रेडिट, तो इसका नाम रखा गया आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्लियर चित्रांश? कोई दिक्कत किसी को? सक्षम? समझ में आया आप कैसे इसको करना है? ऑनलाइन जितने ही बच्चे हैं, अभिज्ञा, शौर्य, वंशिका, प्रतीक, किसी को कोई भी दिक्कत है? पुष्कर, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है? अगले एक्सक्लूजन पे चलते हैं हम लोग। फिर और क्या चीज नहीं जुड़ती? अब जो मैं आइटम्स लेने जा रहा हूं ना, ये सारे आइटम्स का प्रोडक्ट से कनेक्शन नहीं है। जी सर बताइए, जी बताइए ना प्लीज। आईटीसी वाला कॉन्सेप्ट बताया, जीएसटी जो पे किया ज्यादा हो तो वो क्रेडिट आगे यूज हो जाएगी। जैसे ये ऑफकोर्स मान लो मेरे को पहले महीने में 50,000 रुपए की फीस मिली और 9,000 ही आ रहा है, टैक्स कितना भरने को आ रहा है? 9,000। देखो क्रेडिट इज मोर लाइक ए पेटीएम वॉलेट, वॉलेट में जाता है पैसा, जीएसटी के वॉलेट में जाता है। जीएसटी के वॉलेट में जैसे ही मैंने आईपैड पे 10,000 रुपए भरे, मेरे जीएसटी के वॉलेट में 10,000 रुपए पहुंच गए। अब अगर इस महीने 6,000 के टैक्स देने को आ रहा है, तो मैं जीएसटी वॉलेट से 6,000 रुपए पे कर दूंगा। अभी भी आईपैड के कितने रुपए बच गए? 4, वो अगले महीने काम आ जाएंगे।
जैसे पेटीएम वॉलेट में नहीं होता, 200 रुपए डाल के रख लियो, रिचार्ज 150 का है तो 50 रुपए का क्या होता है, पेटीएम वॉलेट में पड़े रहते हैं, पेटीएम वॉलेट में बैलेंस पड़ा रहता है ना। तो वैसे ही जीएसटी के भी आईटीसी वॉलेट में पैसा पड़ा रहता है। आपको जितना टैक्स भरना है इससे भरो, कम पड़े तो बाकी कैश में भरो, ज्यादा हो जाए तो अगले महीने कैरी फॉरवर्ड करके यूज कर लो। मतलब ये वॉलेट के बैलेंस की तरह हर महीने चलता रहेगा और आप आगे से आगे हर महीने इसको यूज भी कर सकते हैं। वो सेट ऑफ होता रहेगा और आगे से आगे हर महीने यूज भी किया जा सकता है। तो जीएसटी के पोर्टल पे पूरा क्रेडिट का बैलेंस दिखता है कि इतना बैलेंस आपके पास क्रेडिट का हर महीने का रखा हुआ है। तो पोर्टल पे जाके हम बैलेंस भी चेक कर सकते हैं कितना बैलेंस मेरे पास में भरा हुआ है, और कम पड़े तो उसमें कैश डाल के और भी बैलेंस इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे पेटीएम पे वॉलेट होता है वैसे जीएसटी का भी वॉलेट होता है। हमको पेटीएम में रिचार्ज कराना और पैसा कम पड़ रहा है तो हम क्या करते हैं, बैंक से देते हैं, और ज्यादा होता है तो पड़ा रह जाता है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लागू हो जाता है। किसी को तकलीफ और कुछ इसमें नहीं है? हम आगे जाके देखो, फॉर्चुनेटली आई विल बी टीचिंग यू जीएसटी। सो होगा क्या, मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल ऑनलाइन वेबसाइट पे दिखाऊंगा कि कैसे हम वॉलेट में पैसा डाल सकते हैं, कैसे वो सेट ऑफ होता है, कहाँ जाता है, कितना बच जाता है, उसका क्या करते हैं, वो सब प्रैक्टिकल हम जब जीएसटी पढ़ेंगे। तो जीएसटी में मैं आपको पढ़ाते समय दो चीजें पढ़ाऊंगा, प्रोविजंस प्लस प्रैक्टिकल वेबसाइट। तो जिस दिन आप जाके आर्टिकलशिप करने जाओगे इंटर के बाद, उस दिन आपको पहले दिन ऐसा नहीं लगेगा कि पहली बार मैं जीएसटी की वेबसाइट खोल रहा हूँ, ऐसा लगेगा बहुत बार ऑलरेडी जीएसटी की वेबसाइट हम देख चुके हैं, प्रैक्टिकली कैसे काम होता है वो भी पूरा का पूरा समझ चुके हैं, रिटर्न फाइलिंग कैसे होती है वो भी सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो सारी चीजें आपकी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी आगे जाके। अभी मुद्दे पे आते हैं, एक्सक्लूजन में अब क्या आ रहा है। अब पता है आ रहे हैं सारे ऐसे आइटम जो कॉस्ट में आने भी नहीं चाहिए, इनको हम बोलते हैं फाइनेंशियल आइटम्स। जैसे क्या, मैं आपको बताता हूं, डिविडेंड, डोनेशन, गुडविल राइट ऑफ, कैश डिस्काउंट, बेड डेट्स, प्रोविजंस, ये सब चीजें कभी भी कॉस्ट में नहीं आती, क्योंकि आपको उसके नेचर से ही समझ में आ रहा होगा कि ये एक्चुअली बुकिश एंट्रीज हैं जो अकाउंट्स के अंदर हम लोग क्रिएट करते हैं। डिविडेंड तो प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन है, तो भैया हम कॉस्ट में थोड़ी मानेंगे, प्रॉफिट बांट रहे हैं अपन, वो कोई जेब से कॉस्ट थोड़ी लग रही है। कैश डिस्काउंट हम लोग हमेशा अदर इनकम मानते हैं, तो वो चीज कॉस्ट के अंदर थोड़ी आती है। गुडविल राइट ऑफ सिर्फ एक बुकिश एंट्री है, आपने अपनी गुडविल बनाई और उसी गुडविल को बाद में क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, अल्टीमेटली जेब से तो पैसा गए ही नहीं। तो गुडविल राइट ऑफ को हम कभी भी कैसे मान सकते हैं। बेड डेट प्रोडक्ट कॉस्ट में कैसे जुड़ेगा, आपने किसी को गलत माल बेचा और उसने पैसे नहीं दिए तो उस कारण के आपके बाकी प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ा दोगे क्या आप बोलोगे नहीं सामान महंगा करना पड़ेगा क्योंकि जिनको सामान बेचा है उसने पैसे नहीं दिए, तो ये हमारी गलती थोड़ी है, तुम्हारी गलती है, इसका पैसा कस्टमर नहीं देगा। क्यों देगा इसका पैसा, गॉट इट। तो ये सब चीजें हैं फाइनेंशियल आइटम्स जिसको हम कभी भी कॉस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। पहले बताओ यहां तक सब लोगों को अच्छे से समझ में आया या नहीं आया, आया? तो चलो जी, गुडविल राइट ऑफ, गुडविल राइट ऑफ क्या होता है पहले बताओ। हमने हमारी बुक्स में कुछ गुडविल क्रिएट करी और उसको फिर 5 साल 10 साल में वापस क्या कर देते हैं, राइट ऑफ। तो मुझे बताओ उसमें जेब से क्या गया, कुछ भी नहीं गया। तो मुझे बताओ हम कॉस्ट कैसे मान लें उसको, कस्टमर से ले लें उसका पैसा, समझ, बुकिश एडजस्टमेंट है, बुकिश एंट्री है। आपने अपने यहाँ पे, चलो आपने बुक्स में 90 लाख के एसेट खरीदी और सामने वाले उसको 1 करोड़ दिए, तो हम 10 लाख की क्या मान लेते हैं, गुडविल, और उस गुडविल को 10 साल में राइट ऑफ करते हैं। आप इसमें बताओ कॉस्ट क्या लगी, कुछ भी नहीं लगी। इसमें मेरी कॉस्ट क्या है, मतलब मैंने कोई चीज, कोई बिजनेस परचेज किया या मेरे पास खुद के पास गुडविल थी और उस गुडविल को मैं 10 साल में धीरे 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 करके राइट ऑफ कर रहा हूं, तो इट्स जस्ट ए बुकिश एंट्री, इट्स ए फिक्टिशियस एसेट वाज क्रिएटेड। उस फिक्टिशियस एसेट को मैं क्या कर रहा हूं, हर साल थोड़ा थोड़ा खत्म करते जा रहा हूं बुक्स में से, तो इससे कोई जेब से तो लागत लग ही नहीं रही है, उसका प्रोडक्ट से तो कोई कनेक्शन है ही नहीं। तो इसलिए हम कभी भी, ये वो वाली गुडविल नहीं है जो हम खरीदते हैं। मतलब मैं किसी का ब्रांड नेम यूज कर रहा हूं तो वो वाली गुडविल तो जुड़ती है, उसको हम बोलते हैं रॉयल्टी। बताया था मैंने, किसी और के ब्रांड को, किसी और के डिजाइन को, किसी और के नाम को यूज करते हैं, सामने वाले को क्या देनी पड़ती है, उसकी रॉयल्टी, वो तो जुड़ता है। ये तो वो गुडविल है जो मैंने पुराने सालों में क्रिएट करके मेरी बुक्स में फिक्टिशियस एसेट की तरह रखी हुई बैलेंस शीट के अंदर, उसको मैं क्या कर रहा हूं, हर साल थोड़ा थोड़ा राइट ऑफ करते जा रहा हूं। वो गुडविल का पैसा कभी भी हम हमारी कॉस्ट में नहीं जोड़ेंगे। पर हाँ, जो हमने बाहर से ब्रांड लिया है या किसी को फ्रेंचाइजी ली है किसी की, तो वो पैसा तो हमारी कॉस्ट में जुड़ेगा, बिल्कुल जुड़ेगा। ठीक, एक काम करते हैं, इंक्लूजन एक्सक्लूजन समझ में आ गए, तो क्यों ना एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया जाए। और लिखिए एक छोटा सा एग्जांपल एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए कि कॉस्ट कैलकुलेशन कैसे किया जाए, उसका एक छोटा सा एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। लिखिए एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल फर्स्ट।
ऑनलाइन किसी को कोई क्वेरी है क्या, प्लीज पूछ लीजिएगा। ऑनलाइन देखो आप लोगों को इंटरेक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये सोचो नहीं हम चुपचाप बैठे रहेंगे तो फिर आपके डाउट्स कैसे रिजॉल्व होंगे। सो यू हैव टू आस्क मी। बहुत आराम से आप पूछ सकते हो बिना शर्म के। 3 बार बताने के बाद चौथी बार भी आप पूछ सकते हो। मेरी गारंटी है आपको मेरे चेहरे पे ये नहीं दिखेगा कि मैं कोई नाराज हो रहा हूँ इस बात पे कि आपने चौथी बार पूछा है। थोड़े बहुत मजे ले लूंगा मैं क्लास में कि ये क्या है, पर ऐसा नहीं है। नाराज नहीं होगा। आप चौथी बार पूछना चाहते तो चौथी बार भी आराम से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। किसी को शर्म नहीं रखना है। सबने पैसे दिए या देने वाले हो तो आपका हक है पूछना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। लिखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। नॉर्मल लॉस का क्या होता है, बहुत ऑब्वियस सी बात है। हम एबनॉर्मल कॉस्ट को नहीं जोड़ेंगे, लेकिन नॉर्मल लॉस को तो इंक्लूड होगा ही होगा। वो अपन पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस का पूरा अलग से टॉपिक होगा, उस पर हम पूरा डिस्कशन करेंगे आने वाले 7 दिन के अंदर कि नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस का एग्जैक्टली क्या होता है, सब कुछ समझेंगे। अभी अपन पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर सबसे पहले लिखा हुआ है आपने रॉ मटेरियल परचेज किया 1 लाख रुपीस एंड जीएसटी इज 18%। फिर आपने लेबर का पैसा दिया 1,50,000। आपने रेंट का पैसा दिया 20,000 रुपए। आपने मार्केटिंग का पैसा दिया है 10,000 का। आपने पैकिंग का पैसा दिया है 5,000। आपने इनकम टैक्स भरा है 2,000। आपने इस आइटम के ऊपर कस्टम ड्यूटी भरी है 1,000 रुपए की। आपके बेड डेट्स हैं 2,000 के, और आपने एक पेनल्टी भी भरी है 1,500 रुपए की। आपको प्रॉफिट जोड़ना है 15% और कॉस्ट, और इस प्रोडक्ट की सेल प्राइस कैलकुलेट करनी है। सेल प्राइस कैलकुलेट करनी है कि ये प्रोडक्ट कितने में बेचा जाए। चलिए हो जाइए चालू, उठाइए कैलकुलेटर, लिखिए कॉपी में प्रॉपर सीक्वेंस में कि आप जोड़ना चालू करेंगे सारी कॉस्ट। और नीचे नोट डाल के ये जरूर लिखिएगा किस किस को नहीं जोड़ा है और क्यों नहीं जोड़ा है। मतलब आपको नीचे लिखना है किन किन को नहीं जोड़ा है। जो आइटम इग्नोर किए हैं जिनको नहीं जोड़ा है उसका भी आपको नीचे नोट डाल के लिखना पड़ेगा कि इनको नहीं जोड़ा है। हो जाइए चालू और मुझे इसका सेल प्राइस कैलकुलेट करके बताइए। ध्यान रखना प्रॉफिट है 15% ऑन कॉस्ट। एक काम करो, मैं थोड़ा अच्छा करूं क्वेश्चन, 15% ऑन सेल्स कर दो। प्रॉफिट है 15% ऑन सेल्स, कॉस्ट नहीं सेल्स। अब हो जाइए चालू। आई डोंट नो द आंसर, विल चेक फर्स्ट। एक आंसर ऑनलाइन आया है सक्षम का, आई एम नॉट श्योर। देखो लेबर 15,000 नहीं 1.5 लाख है सक्षम। लेबर का अमाउंट 1,50,000 है ना, जीरो गिनना, 1,50,000 है लेबर का अमाउंट। एक प्रतीक का आंसर आ रहा है 336,470। आपका क्या आ रहा है 3,28,000। ओके, आदित्य का आ रहा है 2,58,400। 3,33,7,480। ओके, 3,37,470। 3,36,470। 3,36,470। 3,357,647। चित्रांश का आंसर आ रहा है 3,23,150। जीनल 3,36,470। प्रतीक 3,36,470। कपिल 3,36,470। ओके, आई एम आस्किंग यू टू कैलकुलेट सेल प्राइस। सेल 3,28,900। ओके, देयर इज अ सेकंड आंसर। अभिज्ञा का आंसर भी आ रहा है 3,28,900। अभिज्ञा चेक कर ले, इतने सारे अलग अलग अमाउंट आ रहे हैं। 2-4 आंसर और दे दो ताकि जितने फिगर्स क्वेश्चन में उससे ज्यादा आंसर्स हो जाए, है ना।
जितने पॉसिबल आंसर्स बन सकते हैं उनसे ज्यादा आंसर्स बन जाए। 2-4 आंसर्स और चाहिए बस मुझे। और कुछ आ रहा है इसके अलावा? नहीं, चलो चेक करते हैं, फाइनली चेक करते हैं क्या है करेक्ट आंसर। लेट्स सी। सबसे पहले विल स्टार्ट कैसे करेंगे। अभी अपन फॉर्मेटिंग पे ध्यान नहीं दे रहे, फॉर्मेटिंग तो हम चैप्टर वाइज जब पढ़ेंगे तो उसके चैप्टर के रिलेवेंट फॉर्मेट साथ में पढ़ लेंगे। अभी मेन फोकस है कैलकुलेशन पे। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा रॉ मटेरियल कॉस्ट। मेरी रॉ मटेरियल कॉस्ट आएगी 1 लाख। सर इस पे लग रहे जीएसटी को मैं नहीं इंक्लूड करूंगा। क्यों नहीं इंक्लूड करूंगा? क्योंकि हम जनरली यही अज्यूम करते कि जीएसटी क्या मिल जाती है, आईटीसी। तो हम जीएसटी को कभी भी इंक्लूड नहीं करते। तो ये मेरा रॉ मटेरियल कॉस्ट तो 1 लाख रुपए का 1 लाख रुपए ही हो गया। इसके बाद में इसमें जोड़ूंगा लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट आ रहा है 1,50,000। उसके बाद में जोड़ूंगा इसमें रेंट। रेंट जुड़ता है सर, ऑफकोर्स आप इंक्लूजन में देख लीजिए, एक्सक्लूजन में तो नहीं है सर, इसका मतलब जोड़ना है। मार्केटिंग सर इंक्लूजन में है, मार्केटिंग का पैसा भी हम कस्टमर से डेफिनेटली लेते हैं, 10,000 रुपए। उसके बाद अगला पॉइंट है पैकिंग। सर पैकिंग भी लेते हैं कस्टमर से? यस सर, पैकिंग भी लेते हैं। ये आ रहा है 5,000 रुपए का। उसके बाद आ रहा है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स को हम नहीं जोड़ेंगे, तो मैं यहाँ पे डैश लगा दूंगा कि इनकम टैक्स नहीं जुड़ेगा। इसके बाद कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी जुड़ती है क्या? यस, इंक्लूजन में कस्टम ड्यूटी है, तो 1,000 रुपए की कस्टम ड्यूटी भी जोड़ दी जाएगी। इसके बाद बेड डेट्स। बेड डेट्स जुड़ते हैं क्या हमारी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में? जी नहीं। और क्या पेनल्टी जुड़ेगी? क्यों पेनल्टी नहीं जुड़ेगी? क्योंकि पेनल्टी इज ऑल्सो एन एबनॉर्मल कॉस्ट। पेनल्टी कौन सी कॉस्ट होती है? अब नॉर्मल नेचर की, तो हम कभी पेनल्टी को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। तो पहले यहां से अपन टोटल करके निकाल लेते हैं, टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है। लगाओ टोटल इसका और बताओ टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है। 3 लाख, 2,86,000, 286 एग्जैक्ट, 2,86,000 मेरा आ गया कॉस्ट। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू ऐड प्रॉफिट, बट द पॉइंट इज इट इज गिवन 15% ऑन सेल्स। मैंने चेंज करवाया था, कॉस्ट की जगह मैंने क्या करवाया था? सेल्स। इनको जोड़ेंगे तो फिर क्या निकल के आएगी? सेल्स। सर अब इस केस में क्या करें? हम लोगों ने 11-12 के अंदर तो हमेशा 20, 25%, 33%, क्योंकि कैलकुलेटर नहीं होता था तो हम लोग ऐसे करते थे, 25% हुआ तो 1/4 को 1/3 ले लेते थे, 1/3 को 1/2 ले लेते थे, या बढ़ा लेते, एक कम या एक बढ़ाने वाला कॉन्सेप्ट हमको 11-12 से याद है। पर सर अब तो कैलकुलेटर आ गए और ऑड नंबर्स आ गए, अब इनको कैसे बढ़ाओगे? तो सर हमको दूसरा तरीका मालूम है, एक्स लेने का। वो भी लंबा तरीका है, कैलकुलेटर पे कैसे होगा एक्स लेने का? फिर इक्वेशन बनानी पड़ जाएगी। हमें तो चाहिए कैलकुलेटर पे इक्वेशन सॉल्व हो जाए। बहुत सिंपल है, एक लाइन याद रखना, और वो सिंपल सी लाइन है, जिस चीज पे भी प्रॉफिट मार्जिन दे, क्या बोल रहा हूं, उसे 100 मान लो। यहां पे मुझे बताओ 100 किसको मानू? सेल्स को, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन किसके ऊपर दिया हुआ है? सेल्स के ऊपर। तो मैं ये बोलूंगा कि मेरी सेल 100 है। अब मुझे बताओ प्रॉफिट किसका 15% है? सेल का, तो ये 15% ही रहेगा। तो अपने आप आपकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? क्योंकि मुझे बताओ आपका क्या होता है, सेल माइनस प्रॉफिट कॉस्ट होता है ना। तो अगर सेल को 100 मान रहा हूं और प्रॉफिट को 15 मान रहा हूं, तो आपकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी सेल की? 85%। बस अब आप वो चूकी जमा सकते हो। क्या चूकी जमा सकते हो? कि 2,86,000 का जो अमाउंट है वो सेल के 85% के बराबर है। तो 100% के बराबर कितना अमाउंट आएगा? ये जो अमाउंट आया है आपकी सेल निकल के आ जाएगी। निकालिए सेल्स कितनी आ रही है। 3,36,470। दिस इज द अमाउंट ऑफ सेल्स। किसी भी चक्कर में जहां पे भी ऑड प्रॉफिट मार्जिन आ जाए, वहां पे आपको हमेशा यही कॉन्सेप्ट लगाने का है, सेल को 100 अज्यूम करो और रिवर्स चले जाओ, अपने आप आपको कॉस्ट का परसेंटेज आ जाएगा और उसे सेल पे ले आओ। और ये चीज बहुत सिंपल है, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि हम जहां हैं उससे करना है डिवाइड, और जहां पहुंचना है उससे करना है मल्टीप्लाई। बताओ हम कहां खड़े हैं? सर हम 285 पे हैं, तो 285 किसके बराबर है? 85 के बराबर। तो हम 285 को करेंगे डिवाइड 85 से, और जहां जाना है उससे कर देंगे मल्टीप्लाई। अगर मैं इसको यहां पे लाना चाहता हूं तो क्या तरीका फॉलो करूंगा? इससे करूंगा डिवाइड और इससे करूंगा मल्टीप्लाई। तो बताओ मैं किस फिगर पे पहुंच जाऊंगा? सेल के फिगर पे। इसको मैं ऐसे ऐसे भी बोलता हूं कि जो हमारे पास होता है हम उसको तो हमेशा ग्रांटेड ले लेते हैं, तो उसका पत्ता काट दो और जहां जाना है, जिससे मल्टीप्लाई होना है, उसके पास चले जाओ। तो जहां है उससे डिवाइड और जहां जाना है उससे मल्टीप्लाई। तो जहां है कहां? हम कॉस्ट पे खड़े,
कॉस्ट किसके बराबर है 85 के बराबर, तो कॉस्ट को डिवाइड करेंगे किससे 85 से, और जहां जाना है, जाना कहां है सेल के बराबर, सेल किसके बराबर है 100, तो उससे करेंगे मल्टीप्लाई, तो हम इजीली 100 अज्यूम करके प्रॉफिट मार्जिन भी निकाल सकते हैं। अब मैं अगर आपको बोलूं इसका प्रॉफिट निकालो तो आप डिफरेंस से भी निकाल सकते हो। कितना आ रहा है प्रॉफिट मार्जिन गाइस 1 लाख सॉरी 80 50,470, ये आ रहा है आपका प्रॉफिट 50,470। कपिल वो रॉ मटेरियल के ऊपर लगा जीएसटी था सर, इसका बोलना है कि सर अगर इसके ऊपर जीएसटी लग गया तो हम इसकी बात जोड़ेंगे। अगर मान लो सेल के ऊपर जीएसटी लगाना है तो वो तो सेल प्राइस निकलने के बाद ऐड होता है, वो तो हम पहले कॉस्ट में थोड़ी जोड़ते हैं उसको, वो तो मैं कस्टमर से लूंगा और गवर्नमेंट को दे दूंगा, तो वो चीज तो कॉस्ट में जानी नहीं है। तो सेल पे लगने वाला जीएसटी तो हमारी प्राइस में इंक्लूड ही नहीं होता, हम जो प्राइस निकालते हैं वो एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी प्राइस निकालते हैं। इस पे अगर आगे जाके सेल पे और जीएसटी लग रहा है तो हम जो भी प्राइस निकलेगी उसमें रेट ऑफ जीएसटी जोड़ के ओवरऑल एमआरपी निकालने का बोलेंगे तो वो भी जोड़ देंगे, पर हमें हमारी कॉस्ट में कभी भी सेल पे लग रहा है जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि हमारी जेब से तो हमको देने ही नहीं हो, तो अगला कस्टमर हमको देगा और हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे, तो हमारी पॉकेट से तो कुछ लगा ही नहीं। तो सेल पे लग रहा जीएसटी कभी भी हमारी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता। पहले बताओ ये समझ में आया या नहीं आया, आ गया? चलो एक और एग्जाम्पल लिखो, एक एग्जाम्पल और करते हैं। आई नो आपको 2:30 बजे का टाइम दिख रहा होगा, लेकिन एग्जाम्पल और करते हैं, इसके बाद तो इसमें कोई क्लास है ही नहीं ना। हाँ तो ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं, क्या जल्दी है, घर जाके क्या ही कर लेंगे सर हम। एक एग्जाम्पल और लिख लो, लिखो सेल्स दे रखा है 5 लाख, इसके बाद रेंटल्स हैं 10,000, लेबर हैं 50,000, मार्केटिंग है 20,000, और रॉ मटेरियल कॉस्ट के साथ लिखना क्वेश्चन मार्क। प्रॉफिट है 29% ऑन टोटल कॉस्ट। आपको ये रॉ मटेरियल की प्राइस कैलकुलेट करनी, कितनी कॉस्ट होगी। प्रॉफिट कितना है 29% ऑन टोटल कॉस्ट, आपको रॉ मटेरियल की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। मार्केटिंग का अमाउंट है 20,000, 20,000 मार्केटिंग 20,000 है, सेल्स 5 लाख है, रेंटल्स 10,000 है, लेबर 50,000 है, मार्केटिंग 20,000 है, 29% ऑन टोटल कॉस्ट आपका प्रॉफिट है, आपको रॉ मटेरियल की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। हो जाइए चालू। 596 ओके ओके। अब आंसर थोड़े पैरेलल साइड में जाते जा रहे हैं सब लोग एक साइड में। कपिल का भी आंसर यही आया है, प्रतीक का कुछ और आ रहा है, अयान का भी यही आया है 3,07,596 595। अब देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, एक बार सुनना सब लोग ध्यान से, क्या गड़बड़ हो रही है। देखो अगर हम सेल्स से स्टार्ट करें, उल्टा चलना है क्योंकि इसके अंदर सेल्स दे रखी है 5 लाख, अगर मैं इसमें से प्रॉफिट माइनस कर दूं तो बताओ कहां पहुंच जाऊंगा, टोटल कॉस्ट पे, और टोटल कॉस्ट में से रेंट, लेबर और मार्केटिंग खर्चे अलग कर दूं तो अपने आप कहां पहुंच जाऊंगा, रॉ मटेरियल पे। यस ओके, नाउ द पॉइंट इज मेरा एक ही जगह गाड़ी अटकता है सर, प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट दिया है कितना 29% ऑन टोटल कॉस्ट, किसका 29% है टोटल कॉस्ट का। अब मुझे बताओ, मैंने एक टाइमलाइन अभी आपको बोली थी, पता है क्या, हमेशा जिस चीज पे प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो उसको 100 मानने का। मुझे बताओ प्रॉफिट परसेंटेज किस पे दिया है, तो आप पता है किसको 100 मानोगे, कॉस्ट को। ये टैगलाइन चाहो तो लिख लो, जिस पे भी प्रॉफिट परसेंटेज दिया जाए उसे क्या मानने का, 100। अब मुझे बताओ यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज किस पे दिया हुआ है, कॉस्ट पे, तो आप कॉस्ट को कितना मानोगे, 100। तो पहले बताओ अगर आपका कॉस्ट 100 होगा तो आपकी सेल कितनी होगी, 71 बिल्कुल गलत है, इसका आंसर 129 होगा, क्योंकि हम कॉस्ट से प्रॉफिट पे जा रहे हैं मेरे भाई। सेल्स निकालना हो तो कॉस्ट माइनस प्रॉफिट होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। तो आपका अगर कॉस्ट 100 है और प्रॉफिट 29 है तो आपकी सेल कितनी होगी, अरे उल्टा चलो ना, मतलब वहां माइनस कर रहे थे क्योंकि हम सेल से कॉस्ट पे आ रहे थे, लेकिन अगर अपन कॉस्ट से, अरे कॉस्ट ही 100 है और 29 का प्रॉफिट है तो सेल 71 कैसे हो सकती है, सेल कम हो सकती है क्या कॉस्ट से, अगर प्रॉफिट भी है तो अगर सेल 100, कॉस्ट 100 है और प्रॉफिट 29 है तो सेल कितनी होगी, 129 के बराबर। अब वही करना है जो मैंने आपको बताया था, जहां है उससे डिवाइड और जहां जाना है उससे मल्टीप्लाई। तो 5 लाख को डिवाइड करोगे
129 से और मल्टीप्लाई करोगे 100 से। बताओ कितना आंसर आ रहा है? 87,596। ये टोटल कॉस्ट है। इस टोटल कॉस्ट में से अपन हटाएंगे रेंट 10,000 का, और 50,000 रुपए का हटाएंगे लेबर, और 20,000 रुपए का हटाएंगे मार्केटिंग। अब आप मुझे बताओ आपकी नेट रॉ मटेरियल कॉस्ट कितनी आ रही? 3,07,596। ये इसका आंसर है। तो सीधे जाने में भी प्रॉफिट कैलकुलेशन ध्यान रखना, और उल्टे जाने में भी प्रॉफिट कैलकुलेशन ध्यान रखना। सीधे जाना है तो हम कॉस्ट सेल को, अगर हमको प्रॉफिट सेल पे दिया है तो सेल को 100 मानेंगे, और कॉस्ट पे प्रॉफिट दिया है तो कॉस्ट को 100 मानेंगे। आप इस एग्जांपल के अंदर देखो, मैंने 100 किसको माना है? कॉस्ट को। और आपका प्रॉफिट 29 है, इसका मतलब आपकी सेल्स हो जाएगी 129, और जहां है उससे डिवाइड, जहां जाना है उससे मल्टीप्लाई, मतलब 5 लाख को डिवाइड करेंगे 129 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आपको आ जाएगा कॉस्ट 387,596। उससे तो बस उल्टा चल के आना है और आपका अपने आप रॉ मटेरियल कॉस्ट निकल के आ गया। बताओ किसी को प्रॉब्लम नहीं है? चलो, आज के घर के लिए ऐसे 2 एग्जाम्पल्स घर के लिए लिखो, ताकि आपने जो आज पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस पूरी की पूरी घर पे एक बार हो सके। लिखो एग्जाम्पल 3 एंड 4। एग्जाम्पल 3 एंड एग्जाम्पल 4 लिखिए। सबसे पहले आपको दिया है रॉ मटेरियल कॉस्ट 2 लाख रुपीस, कस्टम ड्यूटी 40,000, बैड डेट्स 3,000, इनकम टैक्स 2,000, लेबर कॉस्ट 4 लाख, मार्केटिंग कॉस्ट 40,000, प्रॉफिट इज 23% ऑन सेल्स। एक तो सीधा क्वेश्चन ले लिया है अपन ने। रॉ मटेरियल दे रखा है 2,40,000 रुपए की कस्टम ड्यूटी, बेड डेट 3,000, इनकम टैक्स 2,000, लेबर कॉस्ट 4 लाख, मार्केटिंग 40,000, प्रॉफिट है सेल्स का 23%। एग्जाम्पल 4, सेल्स दे रखी है 6 लाख रुपीस की, लेबर दे रखा है 2 लाख रुपीस का, रेंट है 40,000 का, रॉ मटेरियल कॉस्ट क्वेश्चन मार्क, प्रॉफिट दे रखा है 18% ऑन टोटल कॉस्ट। 2 एग्जाम्पल एग्जैक्टली जैसे क्वेश्चन मैंने कराया उसका कॉपी, सिर्फ इसलिए ताकि अगर आपने एक बार में यहां पे सही नहीं किया तो एक बार घर जाके वापस उसी फंडे को समझना और वापस एक बार सॉल्व करना। कल अपन मिलेंगे, कल सबसे पहले इसके आंसर टैली करेंगे, और कल से हम लोग कॉस्ट के बेसिक पे काम करना चालू करेंगे। कॉस्ट के बेसिक में बहुत सारी चीजें पहले पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि अभी हमारे कैलकुलेशंस थोड़े से कमजोर है। और कॉस्ट ऐसा है कि जब तक आपको अच्छे से कैलकुलेशन समझ में नहीं आएंगे ना, तब तक ये सब्जेक्ट आपको डराता ही रहेगा। और अगर आपको कैलकुलेशंस अच्छे से आते हैं, आपको लॉजिक समझ में आते कि अच्छा ऐसा क्यों किया, तो फिर आपको इस सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा। तो ये सब्जेक्ट है ही ऐसा, या तो सीधे नफरत होगी या सीधे प्यार होगा। डिपेंड करता है कि आपको कितने अच्छे से कॉमन सेंस, लॉजिक और कैलकुलेशंस आते हैं। पर इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अगर आपको आज का कैलकुलेशन पूरा समझ में आ गया है तो मेरी गारंटी कल का भी सब कुछ समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, कल मिलते हैं। आज का डिस्कशन यहीं पे खत्म। एंजॉय, गुड डे, बाय बाय गाइस, थैंक यू।